नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर जो कि लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी हुई है। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए एसआईटी की टीम आरोपी आशीष मिश्र और अंकित दास, इसके साथ ही लतीफ और शेखर को लेकर घटना वाली जगह पर पहुंची है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि 3 अक्टूबर के दिन क्या हुआ था, घटना के वक्त कौन किस गाड़ी में सवार था। घटना की हकीकत जानने के लिए एसआईटी की टीम ने घटना वाली जगह पर पुतले भी लगाए। यही नहीं, उन पर गाड़ियां भी चढ़ाई गई ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। 3 अक्टूबर की घटना के बाद आशीष मिश्र 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। इसके अलावा 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक वो पुलिस रिमांड पर है। घटना के दूसरे आरोपी यानी कि अंकित दास और लतीफ, इसके साथ ही गनर शेखर ने कल पुलिस के सामने सरेंडर किया था, जिसके बाद तीनों को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। तो पूरे इलाके का जायजा लेने के लिए, सीन को रिक्रिएट करने के लिए एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची। 3 अक्टूबर को जिस तरीके से हिंसा भड़की, उसी हिंसा को जानने के लिए आखिर किस तरीके से हिंसा को प्लान किया गया, कितनी बड़ी साजिश थी, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए एसआईटी की टीम आज सभी आरोपियों को लेकर मौका वारदात पर पहुंची। इस वक्त मैं उसी स्थल पर खड़ा हूं जहां बीते 3 अक्टूबर को 4 किसान, 1 पत्रकार और 8 लोगों की मौत हुई थी। जो ये आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले जो एसआईटी की टीम है वो यहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही थी और वो ये देख रही थी कि कैसे और किन परिस्थितियों में ये घटना हुई। इस दौरान सबसे पहले जो आपको यहाँ पर कुछ जला हुआ सा राख नज़र आ रही है, ये वो घटना स्थल है जहाँ पर सबसे पहले जो थार जीप थी वो तेज़ रफ्तार से आती है और किसानों को कुचलते हुए यहीं पर पलट जाती है, जिसके बाद आक्रोशित किसान इसमें आग लगा देते हैं और जो लोग होते हैं उनकी भी पिटाई की जाने की बात कही जा रही है। उसके बाद जो दूसरी गाड़ी होती है ब्लैक फॉर्च्यूनर, जिसमें अंकित दास और उसके निजी गनर के साथ ही उसका ड्राइवर मौजूद होता है, वो यहाँ पर आगे बढ़ता है। ब्लैक फॉर्च्यूनर आगे आती है और वहाँ से बढ़कर आगे आकर ये जो दूसरा प्लेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो फॉर्च्यूनर पलटती है, जिसके बाद वो बचकर यहाँ से भाग लेता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस घटना के अभी भी कुछ अवशेष बचे हुए हैं और जो तीसरी गाड़ी सबसे पीछे होती है स्कॉर्पियो, वो यहाँ से भागने में सफल रहती है और सीधे निकल जाती है। आप सामने देख रहे हैं कि जो एसआईटी की टीम थी वो यहाँ पर अब से कुछ देर पहले बाकायदा उसने डेमो लिया और थार की जगह पुलिस जीप लगाई और पीछे एक गाड़ी लगाकर स्कॉर्पियो को एक बार आप कह सकते हैं कि रिहर्सल किया, क्राइम सीन क्रिएट किया कि कब कौन पहले आया और उस गाड़ी में कौन कौन मौजूद था, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर इस घटना का मुख्य आरोपी है और साथ ही साथ आपने देखा कि इस घटना को लेकर किस तरह सिर्फ लखीमपुर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में काफ़ी आक्रोश रहा है, जिसके मद्देनजर एसआईटी नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा लूप होल छोड़ा जाए जिसके आधार पर जो आरोपी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो बच सके। इसी के चलते आज इन सभी आरोपियों को लेकर एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये वही घटनास्थल है जहां पर थार जो किसानों के ऊपर चढ़ी थी वो यहां पर पलटती है। आप भी अभी भी वहां पर जो भगदड़ मची थी उसके आप देख सकते हैं कि कुछ जूते और चप्पल मौजूद हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस थार जीप में आग लगा दी गई थी और जो लोग मौजूद थे उन लोगों की भी बाद में मौत हो गई थी। एसआईटी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या उन लोगों की मौत इस थार जीप में जलकर हुई थी या फिर जो आक्रोशित लोग थे उनकी पिटाई से हुई थी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया को सीज किया गया है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो उसका गांव यहीं से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और वहां पर रहने के कारण जो स्थानीय लोग हैं वो यहां पर आज उसको लाया गया है। ऐसे में सीआरपीएफ, आरएएफ समेत तमाम फोर्स यहां पर लगाया गया है। एसआईटी की टीम अब यहां से आगे जा रही है, क्योंकि अब तक सबसे बड़ी खबर यही है कि जो आशीष मिश्रा की मौके पर मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो सकी है। कोई ऐसा साक्ष्य और प्रमाण एसआईटी की टीम के पास नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आशीष मिश्रा मौके पर था और यही कारण था कि आज 4 आरोपियों को जिनकी पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है उसमें आशीष मिश्रा शामिल है, अंकित दास है, उसका गनर है और ड्राइवर है। इन तीनों को तो उतारा गया लेकिन आशीष मिश्रा गाड़ी में ही बैठा रहा।
और राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, देखिए हाई प्रोफाइल ये मामला है जिसको लेकर पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आया। आज जब एसआईटी की टीम पहुंची, मौका वारदात पर पूरा सीन रिक्रिएट किया गया, तो क्या लगता है आपको कि अब इस जांच को कितनी मजबूती मिलेगी? क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये हिंसा भड़की, किस तरीके से कार किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ी। तो एसआईटी की जांच अब आपको क्या लग रही है कि किस दिशा में आगे बढ़ेगी? देखिए, ये जो घटना है इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं और यही कारण है कि एसआईटी नहीं चाहती कि इस मामले में कोई चूक हो। और खुद जब देश के सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा हो, तो ऐसे में ये घटना कब हुई, कैसे हुई और कौन कौन लोग घटनास्थल पर मौजूद थे, उनमें से उनकी क्या भूमिका थी, किसने फायरिंग की, कौन गाड़ी चला रहा था, किसने किसानों को कुचला, ये तमाम ऐसे सवाल थे जिनका जानने के लिए आज एसआईटी टीम इस मामले में गिरफ्तार किए गए, पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए। इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, उसके गनर लतीफ और ड्राइवर को लेकर यहां पर पहुंची थी और सबसे पहले ये पूछताछ किया कि आप बताइए कि जब घटना हुई तो आप कहां पर थे, किस गाड़ी में बैठे थे और कैसे आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। उसके बाद फिर जिस तरह से उन लोगों ने बताया, उसके बाद एसआईटी की टीम ने बाकायदा एक पुलिस जीप, एक गाड़ी लगाकर एक स्कॉर्पियो से उसका क्राइम सीन क्रिएट किया और कुछ पुतले आसपास विरोध के लगाए गए और किसानों के लगाए गए। इस जो क्राइम सीन होता है वो किसी भी आपराधिक घटना के लिए बेहद अहम होता है, ताकि जांच एजेंसियों को ये पता चल सके कि वो कौन सी परिस्थिति थी जिनके कारण ये दुर्घटना हुई या ये घटना कारित की गई। क्या वो साजिशन थी या फिर वो वहां पर परिस्थिति के कारण इस तरह की घटना हुई? इसके पीछे साजिश रची गई थी और उसके बाद फिर 8 लोगों की हत्या कर दी गई। ठीक है राजीव, आपको रोकना चाहेंगे, जरा तस्वीरें भी देख लीजिए। यही वो तस्वीर है जो बताती है कि किस तरीके से एसआईटी की टीम वहां पर सीन को रिक्रिएट करती हुई नजर आई, क्योंकि मौका वारदात पर 3 गाड़ी मौजूद थी जो 3 अक्टूबर को हिंसा हुई, एक फॉर्च्यूनर, एक थार और एक स्कॉर्पियो। उसी गाड़ी में ये तमाम आरोपी सवार थे, लेकिन आशीष मिश्र की भूमिका को लेकर अभी भी पुख्ता तौर पर सबूत नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि लगातार तमाम तरह के वीडियोस ये साबित करते हैं कि 2:40 और 3:30 बजे के बीच में वो मौके पर मौजूद नहीं था। लेकिन इस बात की भी पुष्टि नहीं होती है कि क्या वाकई वो उस वक्त दंगल के कार्यक्रम में मौजूद थे। लेकिन अब देखिए एसआईटी की टीम किस तरीके से डमी के जरिए एक बार फिर से उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करती हुई 3 गाड़ियां जो कि पुलिस विभाग की ही है, उन्हीं गाड़ियों में ये तमाम आरोपी इस वक्त मौजूद हैं। और 3 डमी आप देखिए, ये वो लोग हैं जिन्हें कुचला गया था, उन लोगों को कुचलते हुए किस तरीके से आगे बढ़ी गाड़ियां, और एक के बाद एक तमाम तरह के पुख्ता सबूतों को हाथ में रखते हुए एसआईटी की टीम लगातार इस मामले की जांच कर रही है और सच का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके से पूरे की पूरी हिंसा हुई, किस तरीके से लोगों पर गाड़ी चढ़ाई गई और कैसे भीड़ फिर उग्र होती हुई नजर आई। राजीव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राजीव, देखिए आशीष मिश्र जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है और उसी को लेकर अभी तक पुख्ता तौर पर सबूत हाथ नहीं लग पाए हैं और कल रिमांड भी खत्म हो रही है, तो ऐसे में अभी जो वक्त है, कितना वक्त अहम हो जाता है एसआईटी के लिए? क्योंकि अगर आने वाले दिनों में रिमांड नहीं मिले तो फिर हो सकता है जांच को प्रभावित किया जाए। देखिए, यकीनन लगातार अगर देखा जाए तो, क्योंकि आज आशीष मिश्रा जो कि इस मामले का मुख्य आरोपी है, उसकी रिमांड का अंतिम दिन है। कल 15 अक्टूबर है और उसे 10 बजे तक जेल में दाखिल कराना होगा, उससे पहले मेडिकल की भी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ऐसे में कल सुबह तक का वक्त एसआईटी के पास काफ़ी अहम है। इस दौरान एसआईटी ने आज क्राइम सीन क्रिएट किया है और अब वापस जाकर एक बार फिर से न सिर्फ आशीष मिश्रा से पूछताछ करेगी, बल्कि इसके दौरान जो अन्य लोग, अंकित दास हैं जो उसका गनर, निजी गनर है, लतीफ, और उसका ड्राइवर शेखर जो है, उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं ये लोग एसआईटी को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच ये भी है कि अब तक इस पूरी जांच में आशीष मिश्रा के खिलाफ कोई साक्ष्य और सबूत नहीं मिला है और यही कारण है कि जब आपने देखा कि घटनास्थल के बाद उसको पेट्रोल टंकी पर लाया गया, जहां पर बताया जाता है कि अंकित दास इस घटना से पहले आया था, चाय पी थी, और फिर उसके बनबीरपुर स्थित उस गाँव ले जाया गया जहाँ पर दंगल का कार्यक्रम था। वहाँ पर
भी एसआईटी टीम जब उसको लेकर निकली तो वो अपने समर्थकों को हाथ हिलाकर आशीष मिश्रा अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे थे। तो ऐसे में जाहिर है कि जो बात वो कह रहे थे वो बात अब तक उनकी तरफ से सही ठहराई जा रही है। एसआईटी के पास कुछ ऐसा पुख्ता सच और सबूत नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि बचाव पक्ष के पास यानी आशीष मिश्रा के वकीलों के पास भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वो बता सके कि 3 अक्टूबर की दोपहर 2:36 से 3:30 तक आशीष मिश्रा यानी कि राजीव, आशीष मिश्रा की भूमिका को लेकर एसआईटी अभी तक अपने हाथ में पुख्ता सबूत नहीं ले पाई है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि इस पूरे मामले की जांच को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति से, जिसमें यह मांग की गई थी कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के नेतृत्व में यह जांच हो। तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि एक बार फिर से विपक्ष इस मसले को लेकर मुद्दा बना सकता है, एक बार फिर से हावी हो सकता है कि जांच देखिए निष्पक्ष नहीं हो रही है, बचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, यकीनन जो एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई थी उस एफआईआर पर ही सवाल उठने लगे थे, क्योंकि इस एफआईआर में अगर आप देखेंगे तो 304A के साथ 302 और 120 भी लगाया गया था। 302 हत्या का मुकदमा होता है और 304A ये होता है कि लापरवाही से अगर आप वाहन चलाते हैं और उसमें अगर किसी की मौत हो जाती है। और 304A में कोई बहुत संगीन सजा नहीं होती है, 2 या 2 से अधिक वर्ष का ही कारावास रहता है और वो खड़े खड़े उसमें जमानत हो जाती है। लेकिन अब तक की जो जाँच आई है उसमें कोई भी 302 या आशीष मिश्रा की डायरेक्ट संलिप्तता की पुष्टि नहीं हो सकी है। ऐसे में एक बार फिर जो विपक्ष सवाल उठा रहा था कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अपने पद पर बरकरार रहेंगे तब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। और अगर ऐसे में एसआईटी की ये रिपोर्ट आती है कि आशीष मिश्रा उस वक्त मौके पर नहीं थे तो कहीं ना कहीं विपक्ष और किसान इस मामले को लेकर एसआईटी की जाँच पर सवाल खड़े कर सकते हैं। दूसरी तरफ खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और 20 अक्टूबर को इस मामले में दोबारा सुनवाई करने की तारीख रखी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि वो जो इस घटना से जुड़े साक्ष्य और सबूत हैं उनको सुरक्षित रखे, क्योंकि अगर वो जांच से संतुष्ट नहीं हुए तो हो सकता है इस मामले की जो जांच है वो दूसरे एजेंसियों से कराई जा सके। क्यों? और यही कारण है कि एसआईटी जो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में इसको लीड किया जा रहा है, आईपीएस सुनील कुमार सिंह शामिल हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मामला खुद सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है तो कहीं ऐसा कोई साक्ष्य कोई ऐसा लूज पोल नहीं बचना चाहिए जिसके आधार पर विवेचना पर सवाल उठे, एसआईटी की जांच पर सवाल उठे। और यही कारण है शुरुआती दौर में हमने देखा था कि पुलिस की लेट लतीफी दिखाई दी थी। इस जांच को लेकर एसआईटी की टीम का गठन नहीं किया गया था और जब प्रेशर बनाया गया था विपक्ष की तरफ से उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। फिर इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं गाड़ियों के जरिए एक बार फिर से सीन को रिक्रिएट किया गया, डमी के जरिए ये जानने की कोशिश की गई कि किस तरीके से वहां पर हिंसा भड़की, किस तरीके से गाड़ियां जो है किसानों पर चढ़ाने की कोशिश की गई, जिनमें 4 किसानों की मौत हुई और बाद में किस तरीके से भीड़ उग्र होती हुई नजर आई और उन्होंने पीट कर 4 लोगों की हत्या कर दी। और ऐसे में अब सवाल यही है कि आखिर कब तक इस पूरे मामले को लेकर सच सामने आएगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से। मुंबई की सेशंस कोर्ट में क्रूज ड्रग्स मामले में एक बार फिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर यह है कि एनसीबी की ओर से पेश हुए सरकारी वकील ने आर्यन को जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध जताया है। एनसीबी ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान आर्यन खान ने ड्रग्स लेने की बात कबूली है। तो एनसीबी की तरफ से लगातार आर्यन खान की जमानत का विरोध जताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पुख्ता तौर पर हमारे पास सबूत है जो कि इस बात की तस्दीक करते हैं कि आर्यन खान पहली बार नहीं, इससे पहले कई बार ड्रग्स ले चुके हैं और कई ड्रग पेडलर्स हैं जिनके साथ सीधे तौर पर आर्यन खान का संपर्क था। अरबाज मर्चेंट जो कि बेहद करीबी दोस्त आर्यन खान के हैं, उनके पास से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद किया गया है जो कि आर्यन खान को देने वाले थे। विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, क्या कुछ अपडेट आपके पास? रितिका, देखिए इस पूरे मामले में जो सरकारी पक्ष है एआईजी, उन्होंने अपनी पूरी बहस खत्म कर ली है और लेकिन जो बात उन्होंने कोर्ट में कही है वो काफी ज्यादा चौंकाने। उन्होंने साफ तौर में कोर्ट में कहा है कि आर्यन खान ऐसा नहीं कि वो पहली बार ड्रग्स लिए हों, इससे पहले भी वो ड्रग्स ले चुके हैं और कई सालों से ड्रग्स लेते आ रहे हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि जो आरोपी अरबाज मर्चेंट है और
वो आर्यन खान के बीच की जो व्हाट्सएप चैट है वो एस्टैब्लिश करती है कि जो लिंक है वो काफी बड़ा इंटरनेशनल लेवल का लिंक है और बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए इस पूरे मामले में एमईए यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की मदद लेनी चाहिए कि आखिरकार ये कितना बड़ा सिंडिकेट है। देखिए जिस तरीके से एएसजी जिरह कर रहे हैं उससे साफ तौर पे लग रहा है कि एनसीबी पुरजोर कोशिश कर रही है कि आर्यन खान और जो दूसरे आरोपी हैं उन्हें जमानत नहीं मिले। वहीं दूसरी तरफ अमित देसाई जो आर्यन खान के वकील है वो फिर से जिरह कर रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि आर्यन खान की कि यंग जनरेशन है उनको ये जो भी पूछताछ हुई थी उनसे पूछताछ हो चुकी है, अब उन्हें बेल मिलनी चाहिए। उस पर सरकारी पक्ष कहना है साफ तौर पर कहना है कि यंग जनरेशन जो एक हाई प्रोफाइल और बड़ी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनको काफी यंग जनरेशन फॉलो करते हैं। अगर वही ड्रग्स लेना चाहेंगे तो आने वाले लोगों के ऊपर गलत असर पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक साफ तौर पर कहा है कि बेल को लेकर बार बार अपोज कर रही है एनसीबी, लेकिन अब अमित देसाई जो आर्यन खान के वकील है उनका साफ तौर पे कहना है कि आर्यन खान की बेल एक उनका हक है। एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेल मांगना चाहते हैं कि अगर कोई भी आरोपी के साथ पूछताछ हो चुकी है और पूछताछ होने के बाद अगर उन्हें कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं, बेल खान को जो सेक्शन लगाए के मामले में अरेस्ट किया गया जिसकी मैक्सिमम सजा 1 साल तक है, इसलिए जिरह चल रही है कि उन्हें बेल दे दी जाए। लेकिन रितिका इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर आज कोर्ट आर्यन खान को जमानत दे भी देती है तो जो जमानत पत्र होता है, जो बेल ऑर्डर होता है, वो शाम 5 बजे तक मुंबई के आठर रोड जेल के पत्र पेटी यानी कि जो लेटर बॉक्स होता है उसमें डालना जरूरी रहता है। अगर वो लेटर बॉक्स में बेल ऑर्डर नहीं मिलता है तो बेल होने के बावजूद भी आर्यन खान आज जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सबकी नजर अभी कोर्ट पर है और कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस पूरे मामले में जो 3 बेल एप्लीकेशन है जिसमें अहम है आर्यन खान कि 5 बजे से पहले वो तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी होगी, भले ही उन्हें जमानत मिल जाए। लेकिन जो जमानत पत्र पेटी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, अगर उनमें दस्तावेज नहीं डाले गए तो जमानत नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन लगातार एनसीबी की तरफ से आर्यन खान की जमानत का पुरजोर तरीके से विरोध इसी तर्क को लेकर किया जा रहा है कि देखिए कोई पहली बार नहीं है कि ड्रग्स का सेवन आर्यन खान कर रहे हो। इससे पहले नियमित रूप से वो ड्रग्स लिया करते थे। कई ड्रग पेडलर है जिनके साथ उनकी व्हाट्सएप चैट सामने आई है। अरबाज मर्चेंट जो कि उनके बेहद करीबी दोस्त है, उनके पास से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ है जो कि सीधे तौर पर आर्यन खान को देने वाले थे। जब ड्रग पार्टी शुरू होती तो उसका वो सेवन करते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लिंक की भी खबरें सामने आ रही है और ऐसे में ये बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश की जांच को आगे बढ़ाने के लिए हमें आर्यन खान से अभी और दिन पूछताछ करनी होगी। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या आर्यन खान को आज जमानत मिलेगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार वो आर्थर जेल में बंद है और ऐसे में लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके वकील को भी बदल दिया गया है, सीनियर एडवोकेट को हायर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो दलीलें पेश की जा रही है उनके वकील की तरफ से, वो एनसीबी उसे ओवरलैप करते हुए अपने तर्क को मजबूत करते हुए ये दावा कर रही है कि देखिए इंटरनेशनल नेटवर्क है ड्रग्स का और ऐसे में बहुत बड़ी साजिश यहां पर रची गई थी जिसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं और एक एक कड़ी को अगर आगे जोड़ते हैं तो बहुत बड़े नेक्सस का खुलासा हो सकता है। विवेक का एक बार फिर से रुख करते हैं। विवेक, देखिए मशक्कत तो लगातार एनसीबी की तरफ से यही है कि किसी भी तरीके से आर्यन खान और उनके दोस्त को अभी भी रिमांड पर रखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी साजिश है जिसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि कई बार से लगातार अपील और कोशिश आर्यन खान के वकील की तरफ से यही है कि जमानत मिल जाए और जमानत मिलने के बाद आर्यन खान जांच में सहयोग करते रहेंगे, लेकिन संभावना आपको क्या लगती है, मुश्किलें इसी तरीके से बरकरार रहेगी या फिर कुछ राहत मिल सकती है? देखिए ये इस सवाल का जवाब टोटली जज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किसके पक्ष में है। और जिस तरीके से सरकारी पक्ष लगातार एक से एक पॉइंट सामने रख रहा है कि एक बड़ा सिंडिकेट है, व्हाट्सएप चैट में जो ड्रग्स की लेने देने की बातचीत हो रही है, ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, वो स्टैब्लिश हो रही है। और सबसे जो अहम बात है उस व्हाट्सएप चैट में ये स्टैब्लिश किया जा रहा है कि ये काफी बड़ा इंटरनेशनल लिंक है, इंटरनेशनल गिरोह है। और जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है उसके बाद एनसीबी ने जगह जगह छापेमारी की है। इस पूरे मामले में 20 आरोपी को अभी तक रितिका गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से एक विदेशी नागरिक भी है जो ड्रग पैडलर भी है। तो इसलिए अब एनसीबी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो इंटरनेशनल तार है, जो इंटरनेशनल लिंक है, उससे किसी तरह से जोड़ा जा सके ताकि पूरे जो गैंग है उसको खुलासा हो सके कि आखिरकार ये कितना बड़ा गैंग है। और जिस तरीके से एएसजी ने साफ तौर पे कहा है कि आर्यन खान पहली बार ड्रग्स नहीं ले रहे थे, इससे पहले वो ड्रग्स ले चुके हैं और कई सालों से ड्रग्स ले रहे हैं, तो कहने की ये स्टैब्लिश हो रहा है कि ये जो ड्रग्स का जो नेक्सस है वो काफी बड़ा है, नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि
अब जो वकील हैं सीनियर काउंसिल अमित देसाई, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आर्यन खान को आज बेल मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से 7 दिन की कस्टोडियल इंट्रोगेशन उनके साथ होनी थी वो हो चुकी है। और सबसे बड़ा पॉइंट आर्यन खान के वकील उठा रहे हैं कि उनके पास से पोजीशन में कुछ भी नहीं मिला है, ड्रग्स आर्यन खान से नहीं मिला है। आर्यन खान को सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन यानी कि ड्रग्स सेवन में गिरफ्तार किया गया है, जिसकी मैक्सिमम सजा 1 साल होती है। यही कोशिश की जा रही है कि कोर्ट को समझाया जाए और कन्विंस किया जाए कि जो सेक्शन के तहत आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है उसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें बेल दे दी जाए। जी ठीक है विवेक, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, 100 करोड़ डोज लगने पर बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। भारत सरकार का बड़ा कार्यक्रम करने का प्लान है, डॉक्टर नर्स सम्मानित किए जाएंगे इस कार्यक्रम के जरिए। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की बड़ी जानकारी मिल रही है कि वैक्सीन के टारगेट को लेकर अगर भारत सरकार पूरा कर लेती है अपना टारगेट, तो ऐसे में बड़े जश्न की तैयारी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से होगी। 100 करोड़ डोज लगने पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। भारत सरकार का ये बड़ा कार्यक्रम है जिसको लेकर प्लानिंग शुरू हो चुकी है। इसमें डॉक्टर्स, नर्स को सम्मानित किया जाएगा। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की ये खबर है। वो डॉक्टर्स, वो नर्स जो कि लगातार पैंडेमिक के टाइम पर अपनी सेवाएं देते हुए नजर आए, वो डॉक्टर्स और नर्स जो कि लगातार लोगों को अपील करते हुए उन्हें वैक्सीनेट करते हुए दिखाई दिए, और ऐसे में उन सभी डॉक्टर्स और नर्स को सम्मानित किया जाएगा इस कार्यक्रम के जरिए। वैक्सीन को लेकर लगातार अभियान भारत सरकार का जारी है और 100% यानी कि 100 करोड़ डोज लगाने के बाद एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा। अभी फिलहाल 97 करोड़ डोज आम लोगों को लग चुकी है और ऐसे में टारगेट बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। 18 से 19 तारीख को टारगेट पूरा करने का समय रखा गया था और ऐसे में टारगेट पूरा होते ही सरकार की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, यानी कि एक जश्न के तौर पर इस कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें तमाम तरह के डॉक्टर्स और नर्स को सम्मानित किया जाएगा। पहला डोज जिसको लेकर पहले ही भारत सरकार की तरफ से नीति तय कर दी गई थी कि जब भी 100 करोड़ डोज यानी कि सिंगल डोज हर किसी को लगा दिया जाएगा, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से जश्न मनाने की प्लानिंग है और बड़ा कार्यक्रम इसी के तहत रखा गया है। 97 करोड़ से ज्यादा अभी तक डोज लग चुकी है देश में।